हम लोग मूव करेंगे बेसिक बेसिक जो है कन्वेक्शन और रेडिएशन इस पे, पर उससे पहले कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और जरा समझिए। क्या समझना है? जैसे कोई अगर रॉड है ना, अनकवर्ड रॉड, अनकवर्ड को कई बार अनलैग्ड भी बोलते हैं, अनलैग्ड कंडक्टर। तो इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है, ठीक। अब इसमें जो हीट का ट्रांसफर होगा, मान लो आपने इधर कुछ हाई टेम्परेचर का सिस्टम लगा रखा है, हाई टेम्परेचर, और इधर आपका कुछ लो टेम्परेचर है, मान लीजिए लो टेम्परेचर। तो क्या होगा, देखिए हीट का ट्रांसफर होगा, पर हीट देखो यहाँ लो टेम्परेचर है, यहां से हीट जब चलेगा तो जरूरी नहीं इधर जाए, ऊपर भी तो लो टेम्परेचर हो सकता है। तो हीट जो है ना मल्टी डायमेंशनल ट्रेवल करता है, मतलब यहां भी जा सकता है, थोड़ा यहां भी जा सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हीट जो है मोर देन वन डायरेक्शन में मूव करता है, 3D हीट ट्रांसफर होता है सभी डायरेक्शन में। तो हीट ट्रांसफर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन हीट ट्रांसफर होता है, जिसके कारण यहाँ का जो टेम्परेचर का वेरिएशन है बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। और दूसरा जो केस है उसमें अगर हम इसको कवर कर दे, जैसे मान लीजिए आप लोग देखोगे जैसे आइसक्रीम वाले क्या करते हैं, वो आइसक्रीम को चारों तरफ से कवर किए रहते हैं, क्यों? क्योंकि हीट का ट्रांसफर नहीं हो। तो मान लो अगर इसको हम कवर्ड कर दे, तो कवर्ड रॉड बोल दो और लैग्ड कंडक्टर, तो दोनों का ना एक बार ग्राफ पूछा है, ग्राफ में आपको समझा देता हूं। मान लीजिए ये कंडक्टर है अपनी, इधर आपका हॉट टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर, और इधर आपका लो टेम्परेचर है। तो अब क्या देखने को मिलेगा, कि अगर मैंने इसको कवर कर दिया मतलब किसी तरीके से मैंने ऊपर नीचे मान लो एक ना रिस्ट्रिक्शन, ऊपर से कुछ इंसुलेटर जैसा लगा दिया, मान लो ऊपर नीचे मतलब चारों तरफ मैंने एक इंसुलेटर जैसा लगा दिया, कुछ इंसुलेटर लगा दिया। जैसे मानो इधर हॉट बॉडी है, इधर कोल्ड बॉडी है, और इसके ऊपर मैंने एक इंसुलेटर लगा दिया ताकि हीट बाहर नहीं जाए। तो अब आप हीट के पास एक ही ऑप्शन है, यहां से सीधा स्ट्रेट जाएगा। तो हीट के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचेगा, ये स्ट्रेट जाएगा, ये स्ट्रेट जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप बताइए हीट किसमें ज्यादा तेज ट्रांसफर होगा? आंसर यहां पे, समझ पा रहे हैं सभी डायरेक्शन में। तो इसका जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, मैं इसका टेम्परेचर वेरिएशन, ये ग्राफ अपने एग्जाम में आया था, तो ये वर्ड आप याद रखिएगा, अनलैग्ड और लैग्ड, ठीक। यहां पर जो टेम्परेचर का वेरिएशन होता है वो ऐसा जाता है, जबकि यहां पे स्ट्रेट लाइन जाएगा। टेम्परेचर का वेरिएशन जो है स्ट्रेट लाइन जाएगा। अच्छा किसके साथ? तो डिस्टेंस के साथ। ये x मान लो, ये क्या मान ले रहे हैं? x क्या है? यहां से डिस्टेंस, हॉट बॉडी से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, जितनी दूरी जाएंगे टेम्परेचर कम होते जाएगा। पर इसमें जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा ये पैराबोलिक ऐसा होता है, जबकि उसमें स्ट्रेट लाइन होता है। तो ये आप एक नोट कर लीजिए, ये एक नोट कर लीजिए। चलिए हेडिंग बना दीजिए कन्वेक्शन, हेडिंग बना दीजिए कन्वेक्शन। देखिए मैंने शुरुआत में आपको तीनों अंतर समझाया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में, ठीक है। तो मेनली सिलेबस में आपका बस कंडक्शन ही है, याद रखिएगा। जब एग्जाम समय रिवाइज करेंगे तो हीट ट्रांसफर में सिर्फ क्या रिवीजन करेंगे? कंडक्शन। कन्वेक्शन रिवीजन नहीं करना है, रेडिएशन रिवीजन नहीं करना है। पर मैं अभी आपको
ओवरऑल थोड़ी थोड़ी फिर से और डिटेल में मैं समझा देता हूं। एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट अगर थ्योरेटिकल आया है तो यहीं से आया है। तो हेडिंग बनाए कन्वेक्शन। पहली बात, ये जो हीट ट्रांसफर है ये कंडक्शन से फास्ट है पर रेडिएशन से स्लो है। बात समझ पा रहे ना? तो ये क्या है, फास्टर देन, पॉइंट वाइज लिखते जाइए। ये क्या है, फास्टर देन कंडक्शन, ये कंडक्शन से फास्ट है, फास्टर देन कंडक्शन, बट स्लोअर देन रेडिएशन, बट स्लोअर देन रेडिएशन। ठीक है। अच्छा, इसमें मीडियम की जरूरत है या नहीं? मीडियम की जरूरत है। मीडियम खुद चल कर जाता है हीट लेकर। तो दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, रिक्वायर्ड मीडियम। बस छोटा छोटा पॉइंट लिखते जाइए। इसमें मीडियम की जरूरत है, रिक्वायर्ड मीडियम। ठीक है। अब होता ये कैसे, ध्यान समझिए। जैसे मान लो सिंपल सा बात है। अच्छा, दूसरा लिखो, मेनली अकर्स इन फ्लूइड। लिखो, मेनली अकर्स इन फ्लूइड। फ्लूइड में मेनली होता है। कंडक्शन मेनली किस में होता है? लो, कंडक्शन मेनली सॉलिड में। और ये किस में होता है? फ्लूइड में। फ्लूइड में क्यों होता है? क्योंकि फ्लूइड मतलब फ्लो कर सकता है और इसका नियम ही है कि मीडियम को हीट लेकर खुद जाना पड़ेगा। अब जैसे एक एग्जांपल लो, देखो, आप पानी लिए या कोई भी लिक्विड लिए और नीचे से गर्म करना चालू किए। जब गर्म करना चालू किए तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, सबसे नीचे वाला टेम्परेचर बढ़ा, और थर्मल के शुरुआत में डेंसिटी का रिलेशन पढ़े थे। बताओ, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी क्या होता है? कम हो जाता है। बस समझ पा रहे हैं? तो जैसे ही सबसे नीचे वाले पानी का टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? कम। अब कम डेंसिटी वाला चीज नीचे रहेगा या फ्लोट करेगा? फ्लोट करेगा। समझ पा रहे हैं? तो तुरंत नीचे का पानी ऊपर चला जाएगा और आपको दिखता है कि जैसे गर्म करते हैं बुलबुला जैसा ऊपर आना चालू होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? नीचे का मॉलिक्यूल्स ऊपर आना चालू करेगा और ऊपर का डेंसिटी ज्यादा है तो ऊपर वाला किधर आना चालू करेगा? नीचे। तो देखो यही हो रहा है। अब दूसरे तरीके से समझो, यहाँ गर्म किए, ये यहाँ का हीट लिया, ऊपर चला गया। समझ पा रहे हैं? फिर यहाँ आया, दूसरा हीट लेकर ऊपर गया, तो कंटिन्यूअस नीचे का हीट लेकर ऊपर जा रहा है। तो थोड़ी देर बाद ऊपर का भी पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो ऊपर का पानी जो गर्म होता है वो गर्म कौन करता है? नीचे वाला मॉलिक्यूल्स। नीचे वाला मॉलिक्यूल्स नीचे से हीट लेकर ऊपर आ रहा होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स पूरा क्या करता है? मूव करता है हीट को लेकर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इसमें मॉलिक्यूल्स खुद माइग्रेट करता है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखिए, इन कन्वेक्शन मॉलिक्यूल्स migrate from their position. In convection, molecules migrate from their position due to difference in density. Due to difference in density. Due to difference in density. अब बहुत ध्यान समझिए, ये मॉलिक्यूल जितनी तेज ऊपर जाएगा उतना जल्दी हीट जाएगा ऊपर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? हीट ले जाने वाला कौन है? ये बीच का मॉलिक्यूल सी ना। कल वाला एग्जांपल समझो, मुझे हीट को लास्ट बेंच पे पहुंचाना है, तो कितनी तेज हमारा हीट लास्ट बेंच तक जाएगा वो किस पे डिपेंड करेगा? ये इंसान कितनी तेज पीछे जाए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो कोई भी जाएगा ये दो तरीके से जा सकता है। एक होगा नेचुरल तरीका और एक होगा फोर्स तरीका से। यानी कि मैंने इसको दिया, लो हीट, जाके लास्ट में दे दो, ये आराम से एक नॉर्मल चाल से, जो इसका चलने का समान गति है, समान स्पीड है, उस स्पीड से ये गया जैसे जनरली चलता है, तो वो क्या कहलाएगा? नेचुरल। समझ पा रहे हैं? और एक है मैंने इसको दिया और पीछे से धक्का मारा हूं, चल 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 जल्दी जा, जल्दी जा, तो वो कैसा होगा? आर्टिफिशियल, यानी फोर्स। मैं इस पे बार बार फोर्स लगा रहा हूं जाने के लिए। समझ पा रहे हैं? तो जैसे बहुत ध्यान समझिए,
मैं ना एक कप चाय लिया या कॉफी लिया, अब बैठा हुआ हूं, धीरे धीरे कॉफी ठंडा हो जाएगा। तो जो कॉफी हीट लूज किया, वो हीट किस प्रोसेस से लूज हुआ या किस प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हुआ? कन्वेक्शन की मदद से। समझ पा रहे हैं ना? कैसे? एयर का मॉलिक्यूल्स आया, उससे हीट लिया और आगे बढ़ गया, फिर नया एयर आया, हीट लिया, आगे गया, हवा चल रही है, हीट लेकर आगे जा रही है। क्या बात समझ पा रहे हैं? वो कैसा हीट, जो हवा चल रहा है किस स्पीड से चल रहा है? नेचुरल स्पीड से। आप चाय का कॉफी रखते कप या नहीं रखते, हवा उसी स्पीड से चलता। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर अब कोई बोले नहीं, इसको जल्दी ठंडा करना है, उसको पंखे के नीचे लेकर चला गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब पंखे से जो हवा आएगा वो कैसी स्पीड से आ रहा है? नेचुरल या फोर्स है? फोर्स। वो पंखा उसमें फोर्स लगा रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे आप स्नान करके आए, आपका बाल गीला हुआ है, अब 1-2 घंटे में बाल सूख जाएगा। वो जो आपका हेयर जो ड्राई होता है, वो कौन सा प्रोसेस से हीट ट्रांसफर हो रहा है? नेचुरल। पर कुछ लोग बोलते नहीं, तुरंत का तुरंत चाहिए, तो हेयर ड्रायर यूज कर रहे हैं। तो हेयर ड्रायर क्या करता है? फोर्स से एयर को भेजता है ना, हॉट एयर को। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो कैसा हो गया? फोर्स हो गया। तो एग्जाम्पल पूछता है कई बार कि कौन सा कन्वेक्शन है, नेचुरल, और कौन सा फोर्स। तो सिंपल लॉजिक है, जहां पे मॉलिक्यूल्स या जो फ्लूइड है वो नेचुरल तरीके से मूव कर रहा है तो नेचुरल हो गया, और जो फोर्स मूव कर रहा है वो फोर्स हो गया। ठीक है, तो लिखिए कन्वेक्शन में भी नेचुरल और फोर्स। कन्वेक्शन में भी नेचुरल और फोर्स। ठीक। अच्छा, एक बात आपको लॉजिक समझ में आया? कोई चीज गर्म होने से ऊपर क्यों जाता है? ये लॉजिक क्लियर हुआ ना आपको? टेम्परेचर बढ़ने से उसका डेंसिटी क्या हो जाता है? कम। और कम डेंसिटी की चीजें ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहे। समझ पा रहे हैं? अब कभी सोचे जो वेंटिलेशन होता है, ये जो दिख रहा है आपको खिड़की, जो वेंटिलेशन है ना, वेंटिलेशन ऊपर क्यों दिया जाता है? आप देखो यहाँ पे भी एक होल है, यहाँ पे भी ऊपर है, जबकि आदमी तो नीचे बैठा है ना। तो आपको अगर हवा चाहिए तो आप नीचे खिड़की रखेंगे कि ऊपर खिड़की रखेंगे? वेंटिलेशन ऊपर क्यों दिया जाता है? सोचो, उसको चाहिए नीचे दे, एकदम हवा आएगा ताजा। तो आंसर नहीं, वेंटिलेशन आपको हवा देने के लिए नहीं लगाया जाता। आपकी एयर जो हमने CO2 निकाल रहे हैं, तो वो चीजें बाहर जाए। समझ पा रहे हैं हमारी? तो हम जब सांस छोड़ते हैं तो हमारी सांस गर्म होती है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो उसका डेंसिटी क्या होता है? कम। टेम्परेचर ज्यादा है ना, बाहर की एयर और आप जो एयर छोड़ रहे हो, है ना, ब्रीड आउट कर रहे हो, ब्रीड इन कर रहे हो, तो ब्रीड इन जो हम लोग करते हैं वो ठंडा होता है, और ब्रीद आउट जो करते हैं वो कैसा होता है? गर्म। तो उसकी डेंसिटी क्या होता है? कम। तो वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जाएगा तो ऊपर होल रहेगा, तब तो बाहर निकलेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसीलिए कोई भी वेंटिलेशन जो किया जाता है वो ऊपर किया जाता है। तो अच्छा, ये कौन सा प्रोसेस है वेंटिलेशन वाला? फोर्स है या नेचुरल है? नेचुरल है। और ये पंखे, एसी, ये सब कौन सा है? फोर्स। अभी रूम का टेम्परेचर, ये एसी क्या कर रहा है? रूम का हीट को ट्रांसफर कर रहा है ना, पर ये कौन से तरीके से कर रहा है? फोर्स के तरीके। समझ पा रहे हैं? तो 1-2 एग्जांपल लिख लीजिए, नेचुरल में लिख लीजिए, नेचुरल में लिख लीजिए। ये पानी गर्म वाला, हीटिंग ऑफ वाटर, हीटिंग ऑफ वाटर। दूसरा, वेंटिलेशन आर प्रोवाइडेड एट टॉप ऑफ रूम, वेंटिलेशन आर प्रोवाइडेड एट टॉप ऑफ रूम, वेंटिलेशन आर प्रोवाइडेड एट टॉप ऑफ रूम। अच्छा, एक बात बताओ, यहां पे बहुत लॉजिक से समझना। जैसे पानी जो गर्म हुआ, जैसे हीट जिसको मिला, वो मॉलिक्यूल्स नीचे है या ऊपर है? नीचे मिला, लेकिन ये तो ऊपर चला गया ना तुरंत। तो जो हमेशा नीचे जो मॉलिक्यूल्स रहेगा उसके पास हीट नहीं रहेगा, क्योंकि हीट लेकर तुरंत ऊपर चला गया, नीचे तो खाली हाथ वाला है। जैसे इसको हीट मिला है, तुरंत गर्म टेम्परेचर बढ़ेगा, ऊपर चला जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो मजे की बात यह है कि पानी में आग तो नीचे से लगाओगे गर्म करने, लेकिन देखोगे गर्म पहले ऊपर होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? फिर समझो, अपना आग पे पानी चढ़ा दिए, 1 मिनट बाद देखो ऊपर का सरफेस तो गर्म हो जाएगा, पर हाथ नीचे गिलाओ तो नीचे ठंडा ही रहेगा। थोड़ा देर बाद पूरी पानी गर्म होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? जबकि लॉजिक से आप खुद सोचो, आग कहाँ है, नीचे या ऊपर? नीचे। तो पहले गर्म किधर होना चाहिए था? नीचे। पर देखोगे ना, पहले सरफेस गर्म होता है, फिर जाके नीचे होता है गर्म।
क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसका कारण क्या है, जो गर्म आया वो तो ऊपर चला गया मॉलिक्यूल्स, नीचे ठंडा वाला है, ऊपर वाला आ गया। समझ पा रहे हैं? और ये बहुत अच्छा देखने को मिलेगा वाटर हीटर वगैरह, जो रड वाला वाटर हीटर होता है उसमें तो बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। अब थोड़ी देर बाद गर्म करो, बकेट में पानी ठंड में नहाने के लिए हम लोग करते हैं, बंद करो, देखोगे सरफेस का पानी तो गर्म हो गया, पर पूरा हाथ डुबाओ, देखो बर्तन तो छोटा सा होता है तो उसमें पता नहीं चलेगा, पर बकेट वगैरह बड़ा होता है उसमें आराम से पता चल जाएगा। तो 10 लीटर 20 लीटर का जो बकेट है, 30 लीटर का स्नान करने वाला, उसमें आप रड से जब पानी गर्म करते हैं तो थोड़ा 1 मिनट तक आप रड को चालू रखिए, देखेंगे ऊपर वाला पानी तो थोड़ा गर्म हो गया, हाथ जैसे नीचे गिराओगे देखो पूरा नीचे का ठंडा ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि जो भी हीट मिला वो किधर चला गया, ऊपर चला गया, है ना। अच्छा, कई लोग बोलते हैं ऐसा, अगर मान लो, ध्यान समझो, ये वाला कोई वाटर हीटर ऐसा यूज कर रहा है, मान लो इसने बीच में होल करके वाटर हीटर रख दिया, तब बताओ गर्म पानी किधर पहले मिलेगा? अभी भी टॉप पे ही मिलेगा, कहीं भी रखो उससे क्या मतलब, यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा तो किधर चला जाएगा, ऊपर। समझ पा रहे हैं? तो नीचे से हीट करो, साइड से हीट करो, कहीं से हीट करो, सबसे हीट वाला चीज कहां मिलेगा, ऊपर ही। समझ पा रहे हैं? इसका एक और एग्जांपल देते हैं, ठंड के दिन में हम लोग हाथ वगैरह ऐसा हाथ को करते हैं ना आग में, समझ पा रहे हैं? तो आग कहीं जलाते हो, लकड़ी जलाते हो, कुछ भी जलाते हो, तो तुम क्या करो, जहां आग है उसके जस्ट बगल में हाथ रखो, उतना हीट नहीं महसूस होगा, लेकिन उसके टॉप पे रखो, हाथ रख ही नहीं पाओगे, बहुत ज्यादा गर्म होगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इवन दो ये आग है, इससे 0.1 mm के डिस्टेंस पे रखिए तब भी आपका हाथ नहीं जलेगा, पर टॉप में कितना, यहां आग इतना ऊपर रखोगे तब भी लगेगा हाथ जल जाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि सारा हीट, हॉट मॉलिक्यूल्स, एयर, जैसे यहां आग लगा तो यहां का एयर गर्म हो गया, तो एयर कहां चला गया, ऊपर। तो जितना गर्म वाला है एयर वो तो ऊपर है, और नीचे कैसा है, ठंडा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसीलिए टॉप पे हमेशा क्या होता है, हीट होता है, और ये सब कैसा कन्वेक्शन हो, कैसा हो रहा है, नेचुरल हो रहा है। समझ पा रहे हैं? तो लिखिए, नेक्स्ट लिख लीजिए, इट इज ए हॉट ओवर टॉप ऑफ, इट इज ए हॉट, इट इज ए हॉट ओवर टॉप ऑफ फायर, टॉप ऑफ फायर, कोई भी फायर है उसके टॉप पे हमेशा हॉट होगा, ठीक है, टॉप ऑफ फायर। अच्छा, एक चीज होती है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, उतना डिटेल नहीं जाना है, एग्जांपल सिर्फ लिख लीजिए, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, समुद्र के किनारे होता है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज बनता है, ये सब भी नेचुरल कन्वेक्शन में होता है। होता है क्या है, लैंड के पास दिन में पानी ठंडा होता है, जैसे डे के समय जाओगे दिन में, मानो आप ना कमली घाट चले गए, यहाँ पानी है और जस्ट पानी के किनारे इधर मिट्टी है या बालू है, सैंड है, तो कहां पे पानी गर्म कहां रहेगा ज्यादा, ये लैंड ज्यादा गर्म रहेगा या पानी ज्यादा गर्म रहेगा, लैंड। पानी जाओगे ठंडा मिलेगा, समझ पा रहे हैं, बालू गर्म मिलेगा, समझ पा रहे हैं? तो यहाँ का एयर किधर चला जाएगा, ऊपर, यहाँ का एयर किधर चला जाएगा, ऊपर। समझ पा रहे हैं? जैसे एयर ऊपर चला गया, यहाँ वैक्यूम बनेगा, इधर का हवा इसको आएगा भरने के लिए, इसलिए नदी किनारे जाओगे तो ऐसा लगेगा नदी से हवा आ रही है आपकी तरफ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये टेम्परेचर का हवा ऊपर चला गया, तो इसको फुलफिल करने के लिए नदी, इधर पानी तो ठंडा है तो एयर भी इधर का ठंडा है, तो ये एयर इधर आ गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? कहीं पे कोई दिक्कत? रात में इसका उल्टा होता है, रात में ये ज्यादा ठंडा होता है, ये कम ठंडा होता है, तो इधर का एयर ऊपर चला जाता है, तो रात में देखेंगे, रात में नदी किनारे जाएंगे तो लगेगा इधर से हवा इधर जा रही। तो एक बार बोलते हैं लैंड ब्रिज, एक बार बोलते हैं सी ब्रिज। समझ पा रहे हैं? यही है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये सब भी कोई आप जाके पंखा तो चलाता नहीं है, ये सब भी कैसा है, नेचुरल कन्वेक्शन। समझ पा रहे? ये भी लिख लीजिए, नेचुरल कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन में वही हेयर ड्रायर, ये सब लिख लीजिए, है ना, कूलिंग बाय एसी, फैन, ये सब जो है, ये सब आपका, है ना, ये सब आपका फोर्स कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है ना। हेयर ड्रायर, कूलिंग जो है बाय एसी, फैन, जहां पे भी कुछ हम इंस्ट्रूमेंट लगा दिए जल्दी करने के लिए, जल्दी करने के लिए। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो कॉफी आपका
या बचपन में दूध मम्मी वगैरह करती होगी। जैसे मान लो ऐसा गर्म है, तुरंत उसको ठंडा करना, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 गिलास लिए, 1 गिलास को ऐसा ऊपर से फेंक के फिर इसको ऐसा किए, देखिए तुरंत ठंडा हो जाता है। वो कैसा हो रहा है, फोर्स लगा रहे हैं ना आप ना, ग्रेविटेशन फोर्स का यूज कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ज्यादा एक्सपोजर मिल रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो कुल मिलाकर ज्यादा एफर्ट करके, ज्यादा एक्सटर्नल कुछ फोर्स लगाकर हम जब हीट को ट्रांसफर करेंगे तो वो कैसा कहलाएगा, फोर्स कन्वेक्शन। क्लियर है ना? चलिए खुश हो जाइए, खत्म हो गया टॉपिक। नेक्स्ट लिखिए रेडिएशन। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन का न्यूमेरिकल्स नहीं होता है अपनी सिलेबस में, टफ है ना। वहां का, यहाँ का जैसे के है ना, वहां का एच होता है, वो बहुत चीजों पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो आप अगर इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहां पर एक चैप्टर होता है, एक बुक होता है, उसको बोलते हैं HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। केमिस्ट्री में मास ट्रांसफर पढ़ते हैं, तो हीट एंड मास ट्रांसफर आपको पढ़ना पड़ेगा डिग्री कॉलेज में, वहां पे कन्वेक्शन पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट आ गए रेडिएशन। ठीक है, पहली चीज समझ गए कि रेडिएशन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट मोड है हीट ट्रांसफर का, तो लिख लीजिए फास्टेस्ट मोड अमॉन्ग ऑल, ये सबसे फास्ट है, जितना भी हीट ट्रांसफर का तरीका है, फास्टेस्ट मोड अमॉन्ग ऑल, सभी में से सबसे फास्ट यही है। ठीक है, नो नीड एनी मीडियम, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है, सन से आ रहा है, रास्ते में कोई मीडियम नहीं, आराम से आता है। इवन दो मीडियम नहीं रहने से जल्दी ट्रांसफर होता है, रेडिएशन में उल्टी बात है, जितना मीडियम दे दोगे उतना स्लो होने लगेगा हीट ट्रांसफर रेडिएशन के द्वारा। कोई मीडियम नहीं है तो सबसे फास्ट होगा। आप जानते हैं ना लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होता है, वैक्यूम में। क्यों? क्योंकि वहां मीडियम नहीं। सबसे लाइट क्या है, रेडिएशन ही है। क्लियर है ना? तो सबसे मैक्सिमम होता है जब मीडियम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर लिख लिए, नो नीड ऑफ मीडियम लिख लिए। नेक्स्ट लिखिए, इट एग्जिबिट phenomenon of electromagnetic wave, electromagnetic wave। कोई आपसे बोले एक लाइन में कि बताओ रेडिएशन क्या होता है, आप बोलोगे रेडिएशन कुछ नहीं होता, ये एक EM वेव होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये एक वेव है। रेडिएशन क्या है, एक वेव है, पूरा नाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, बोलोगे देखो एक चीज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चीज होती है मैग्नेटिक फील्ड, और जब ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर हो और इस दोनों अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, अपनी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं EM वेव। फिर समझिए EM वेव क्या है। EM वेव कुछ नई चीज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे परपेंडिकुलर होता है, जैसे समझो ये हो गया मान लो मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर है, पर अब ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ये जाएगा इधर, ऐसा देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, पर जा ऐसा रहा है, ये जो इधर जा रहा है ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, EM वेव। समझ पा रहे हैं? तो यही होता है रेडिएशन, यही होता है रेडिएशन। तो रेडिएशन एक वेव है, EM वेव है। ये बहुत बड़ा फैमिली है, बहुत बड़ा फैमिली। जैसे स्टूडेंट एक बहुत बड़ा फैमिली है, क्लास 1 के जो बच्चा उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, जो PhD कर रहा है उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, जो मेडिसिन पढ़ रहा है उसको भी स्टूडेंट बोलेंगे, जो लॉ पढ़ रहा है उसको भी स्टूडेंट पढ़ेंगे। बात समझ पा रहे हैं? पर नाम सबका अलग अलग है ना। इसी तरीके से EM वेव बहुत बड़ा फैमिली, किसी को गामा रे बोलेंगे, किसी को अल्फा रे बोलेंगे, किसी को रेडियो वेव बोलेंगे, किसी को माइक्रोवेव बोलेंगे। समझ पा रहे हैं? बहुत सारा नाम है, जैसे दुनिया में बहुत टाइप का स्टूडेंट, इसी तरीके से EM वेव भी बहुत टाइप का होगा, पर ओवरऑल जो पढ़ता है उसका नाम स्टूडेंट। इसी तरीके से ऐसी वेव जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, उसका नाम EM वेव। समझ पा रहे हैं? ये पूरा एक चैप्टर ही है, जब 12 शुरू करेंगे, याद करो 12 में पढ़े होंगे, है ना, एक प्रॉपर चैप्टर, डेडिकेटेड चैप्टर EM वेव, वहां पे पढ़ेंगे चीजें। ठीक है, इसकी स्पीड क्या होता है, तो दुनिया में देखिए EM वेव एक टाइप का है, कई टाइप का, आंसर है कई टाइप का, लेकिन सभी टाइप में कॉमन क्या है, आंसर है स्पीड। कॉमन है स्पीड। जैसे लाइट भी एक EM वेव है,
तो दुनिया में जितनी भी एम वेव है सबकी स्पीड सेम होता है, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। समझ पा रहे? तो लिखिए नेक्स्ट, देखिए ऑल रेडिएशन ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, ट्रेवल विथ स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का स्टैंडर्ड सिंबल है c। याद रखिए c एक सिंबल है जिसका मतलब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब कभी भी कहीं पे भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लिखना हो तो आप उसकी जगह c लिख सकते हैं, ये एक सिंबल भी है, ठीक है। अच्छा, जितनी भी रेडिएशन है वो सारी प्रॉपर्टी शो करता है जिसको आप लाइट के नाम पे पढ़े, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब तो लिख लीजिए। दे फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, दे फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक। नेक्स्ट लिखिए, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ, दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या होता है? जो एनर्जी है, एनर्जी को अब यहाँ पर ना इंटेंसिटी बोले करेंगे, तो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर के डिस्टेंस के। समझ पा रहे हैं? जैसे मान लो यहाँ पे सन है या कोई भी सोर्स है, अब यहां से रेडिएशन आ रहा है तो कोई भी डिस्टेंस यहाँ पे निकालना, यहां से यहाँ की डिस्टेंस जो आ रहा है, तो यहाँ की इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगा डिस्टेंस के साथ, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इंटेंसिटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, लिख लीजिए, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। और रेडिएशन मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज होता है, पहले लिखा है थर्मामीटर में कि पायरोमीटर जो है एक विशेष थर्मामीटर है जिसका यूज कहते हैं सन वगैरह का यूज करने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखिए रेडिएशन में ना 5 लॉ था, टोटल रेडिएशन में 5 लॉ था। 5 लॉ में 2 लॉ से न्यूमेरिकल बनता था, 3 लॉ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता था। कौन सा 2 लॉ से? एक था स्टीफेंस लॉ, एक था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वहां दोनों से न्यूमेरिकल आता था, हर साल आता था। पिछले साल दोनों लॉ को गायब कर दिया, तो अब रेडिएशन में कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा आपको। समझ पा रहे हैं? बचा 3 लॉ, और एक है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वहां से भी न्यूमेरिकल आता था, उसको भी गायब कर दिया, ठीक है। तो विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का लिखा क्वांटिटेटिव आइडिया, क्वांटिटेटिव आइडिया मतलब थ्योरी उसका हमें पता होना चाहिए। तो अभी हम लोग विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का थ्योरी देख लेंगे, और शुरू का जो 2 लॉ है उसको भी बेसिक जान लेंगे, किरचॉफ लॉ वगैरह, पर अब न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा। तो मैंने पहले बता दिया न्यूमेरिकल्स जब रिवीजन करेंगे तो सिर्फ कंडक्शन करना है, और थ्योरेटिकल एक पेज आधा पेज जो है थ्योरी जितनी काम की चीजें मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, किसी भी लॉ को समझने के लिए कुछ जैसे कि देखो कंडक्शन समझने के लिए 3 चीजें हमें समझ में आना चाहिए था, स्टेडी स्टेट क्या होता है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, बस समझ पा रहे हैं। इसी तरीके से रेडिएशन को समझने के लिए एमिसिव पावर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होता है, ये सब बेसिक चीजें, ब्लैक बॉडी का मतलब क्या है, तो ये बेसिक इसका जो टर्म है वो हमें आना चाहिए। तो पहले हेडिंग बनाइए, बेसिक टर्म रिलेटेड टू रेडिएशन। ये डायरेक्ट कोई टर्म आपसे पूछा नहीं जाएगा, अभी जो भी हम लोग लिखेंगे इसको याद नहीं करेंगे, ना कोई फॉर्मूला याद करेंगे जो आप बोर्ड पे दिखेगा, सिर्फ इसका मीनिंग समझेंगे ताकि लिखा हुआ रहे तो उसका मतलब समझे, है ना। कुछ बेसिक टर्म है, देखिए बेसिक टर्म क्या है, पहली चीज समझिए। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पे कहीं से हीट आया, ठीक है, क्यू आया, ठीक है। अब ये क्यू 3 तरीके से खत्म हो सकता है, 3 तरीके में जा सकता है। एक है ये हीट थोड़ा इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, क्या हो जाए, इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, क्यू जो है एब्जॉर्ब हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे? कुछ क्यू जो है इधर से आएगा और इधर चला जाएगा, इसको बोलेंगे ट्रांसमिट हो सकता है। क्यू जो है
ट्रांसमिट भी हो सकता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे अभी खिड़की खोल दिए, खिड़की से लाइट आपके अंदर आया, शीशा मानो लगा हुआ है ऐसा ग्लास, तो वो लाइट जो आपके अंदर आ रहा है, लाइट क्या है? हीट है। बात समझ पा रहे हैं? ईएम वेव है ना, दुनिया का हर रेडिएशन क्या है? ईएम वेव। तो लाइट आपके अंदर आया, वो कौन सा प्रॉपर्टी से आया? ट्रांसमिशन से। लाइट जो ग्लास है उसे क्या कर गया? ट्रांसमिट कर गया। पर धूप में आप थोड़ी देर बाद खिड़की को टच करोगे उस ग्लास को, तो ग्लास गर्म हो जाता है ना? किस प्रॉपर्टी के कारण गर्म होता है? एब्जॉर्प्शन के कारण। बात समझ पा रहे हैं? वो एब्जॉर्ब करता है इसीलिए। और कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी में हीट क्या हो सकता है? वापस भी जा सकता है। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्ट कर जाना, रिफ्लेक्शन। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो टोटल इनकमिंग हीट है, जो टोटल इनकमिंग हीट है, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। क्यू ऑफ ट्रांसमिशन प्लस क्यू ऑफ एब्जॉर्प्शन प्लस क्यू ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर सभी को इस क्यू से डिवाइड कर दें, अगर सभी को क्यू से हम डिवाइड कर दें, तो क्यू बाई क्यू इक्वल टू, ऐसे क्यू इनकमिंग को आई एन लिख रहे हैं, तो क्यू ट्रांसमिशन बाय क्यू इनकमिंग प्लस क्यू ए बाय क्यू इनकमिंग प्लस क्यू रिफ्लेक्शन बाय क्यू इनकमिंग। ठीक है, अब ये तो 1 हो गया। तो देखिए सबका अपना अपना नाम देते हैं। जैसे ये क्या है? ये है कितना परसेंट ट्रांसमिट हुआ, कितना फ्रैक्शन। देख रहे हो, टोटल बाय ट्रांसमिशन। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, टी से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन, कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन पावर, जो भी बोलिए, इसको ए से इंडिकेट करेंगे। और ये रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको आर से। और ये 1 हो गया। हम बोल सकते हैं ट्रांसमिशन प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस रिफ्रैक्शन तीनों मिलकर 1 होगा किसी भी बॉडी के लिए, फॉर ऑल बॉडी, फॉर ऑल बॉडी, सभी बॉडी के लिए। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अच्छा, सब है क्या क्या? तो टी क्या है? इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। और ये होगा क्या? ये होगा कितना हीट ट्रांसफर किया कंपेयर टू कितना हीट आया। ठीक है ना? सेम इसी तरीके से ए क्या है? इसको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। कोई पूछे ये है क्या, तो आप बोलोगे कितना हीट एब्जॉर्ब किया कंपेयर टू कितना हीट आया इनकमिंग। सेम इसी तरीके से तीसरा हम लिख दे रहे हैं रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई बोले ये क्या है? क्यू आर, तो आप बोलोगे कितना हीट रिफ्लेक्ट किया बाय कितना हीट आया। ठीक है, ये आपका तीनों कोफिशिएंट है, तीनों मिलाकर हमेशा 1 होगा, तीनों मिलाकर हमेशा 1 होगा। कई बुक में स्मॉल वर्ड यूज करता है, आप चाहो स्मॉल यूज कर सकते हो, टी भी स्मॉल, आर भी स्मॉल। ठीक है, कैपिटल में नहीं यूज किया, आप चाहो तो स्मॉल यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अगर कोई पूछे कि ये जो कोफिशिएंट है ट्रांसमिशन, एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है किसी भी एक कोफिशिएंट का, आंसर है 1। पर उस केस में बाकी दोनों क्या होना पड़ेगा? 0। और मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है? आंसर है 0, निगेटिव नहीं हो सकता। क्या बात समझ पा रहे हैं? तो आइए कुछ चीजें और समझिए। अगर मान लो कभी t का वैल्यू 0 हो जाए एंड r का वैल्यू भी 0 हो जाए, यानी बॉडी में कोई ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो इस केस में a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। और ऐसी बॉडी को हम लोग बोलेंगे परफेक्ट एब्जॉर्बर। इसका नाम होता है परफेक्ट एब्जॉर्बर।
बॉडी 100% एब्जॉर्ब करेगा। ऐसी बॉडी क्या होगा, ये ऐसा है, यहां से कोई हीट आया, जितना हीट आया सारा का सारा हीट इसने एब्जॉर्ब कर लिया, कोई हीट इससे जा ही नहीं सकता। ये होता है ब्लैक बॉडी, सॉरी ब्लैक होल। ब्लैक होल में क्या होता है, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाता वहां से, इतनी उसकी हाई ग्रेविटेशन होता है कि लाइट जाता है, लाइट को 100% एब्जॉर्ब कर लेता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये है परफेक्ट एब्जॉर्बर। ऐसी बॉडी जो 100% एनर्जी को, 100% हीट को एब्जॉर्ब कर ले, थोड़ा भी ना रिफ्लेक्ट करे ना ट्रांसमिट करे। अच्छा, ऐसी बॉडी दिखाई पड़ेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि देखने के लिए लाइट चाहिए। कोई चीज दिखता कैसे है? जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे तो वो चीज हम लोग समझेंगे। जैसे आपको मान लो, जैसे हम आपको भी दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, यहां से लाइट आया, मेरे बॉडी पड़ा, मेरा बॉडी उसको रिफ्लेक्ट किया और लाइट आपकी आंखों में गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मेरी बॉडी पर जहां से भी लाइट आता, मैं सभी को एब्जॉर्ब कर लेता, रिफ्लेक्ट ही नहीं करता। तो मेरे बॉडी से कोई लाइट आपकी आंखों में जाता ही नहीं, तो आपको हम दिखाई नहीं पड़ते। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो कोई आपको लगता है कि वो काला काला दिख रहा है, वो एक्चुअल में दिख नहीं रहा है। ब्लैक इज नॉट ए कलर, इट इज एब्सेंस ऑफ लाइट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अंधेरा काला कुछ दिखता नहीं, वहां कुछ नहीं दिख रहा है तो आपको लग रहा है ये अंधेरा है, मतलब काला है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे ये रूम है, अभी लाइट वाइट बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, रात के 11 बज जाए, तो आप क्या बोलोगे, चारों तरफ काला काला दिखने लगा है, दिखना बंद हो गया, दिखना बंद हो गया। जब दिखना बंद हो जाता है तो उसी को आप क्या बोलते हैं, काला काला, ब्लैक ब्लैक। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो काला काला दिख रहा है, वो दिख रहा है नहीं दिख रहा है? आंसर नहीं दिख रहा है, वो एब्सेंस है, वहां पे कुछ है ही नहीं, आपको कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आपको माइंड ने वहां पर एक ब्लैक इमेज बना देता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये वाली चीजें आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि सभी को क्या कर लिया, वो एब्जॉर्ब कर लिया। अब यहां से कोई लाइट ही नहीं निकला तो आपकी आंखें में जाएगा ही नहीं लाइट, तो आपको दिखेगा ही। ठीक है। एक केस और हो सकता है कि मान लीजिए एब्जॉर्प्शन 0 हो और रिफ्लेक्शन भी 0 हो। ठीक। अब ये इस केस में ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, 100%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस केस में ट्रांसमिशन हो जाएगा 100%। इसको बोलेंगे परफेक्ट ट्रांसमीटर। परफेक्ट ट्रांसमीटर। ऐसा भी हो सकता है किसी बॉडी में कि वो ट्रांसमिट ना करे, ठीक है, और एब्जॉर्ब भी ना करे। ठीक है, तो वो क्या कर देगा, 100% रिफ्लेक्ट कर देगा ना। तो R की वैल्यू हो जाएगा उस केस में 1। और ऐसी बॉडी को बोलेंगे परफेक्ट रिफ्लेक्टर। परफेक्ट रिफ्लेक्टर। इन सारी एग्जांपल से हमें यह समझ में आया कि ये जो A है, R है, T है, ये या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, 0 से कम नहीं हो सकता। और ये मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा या लेस देन 1 होगा। ठीक, ये तीनों जो है एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन, इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में होगा। एक्सट्रीम कंडीशन के लिए 0 होगा, हालांकि आइडियल कंडीशन कभी होता नहीं है। ना कोई बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है, ना ट्रांसमीटर, ना रिफ्लेक्टर। इसके बाद हेडिंग बनाइए, इमिसिव पावर। इमिसिव पावर छोटा छोटा है, ये सारा टर्म आप एक बार समझ जाइए, एक बार छोटा छोटा टर्म सभी समझ जाइए। इमिसिव पावर छोटा छोटा टर्म है, इसको समझते जाइए। इमिसिव पावर, कैपिटल E बना दीजिए सिंबल इसका। लिखिए, इट इज ए अमाउंट ऑफ heat, it is amount of heat emitted per
पर यूनिट एरिया। तो किसी बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में जितना हीट निकलता है उसी को बोलते हैं इमिसिव पावर। तो ये बना, ये कोई बॉडी, इसे क्यू हीट निकल रहा है, तो टोटल हीट को टोटल एरिया टोटल टाइम से डिवाइड कर दिए, तो मिल गया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया कितना हीट निकलेगा, उसको बोलेंगे इमिसिव पावर, उसको बोलेंगे इमिसिव पावर। ठीक है, छोटी छोटी टर्म है, इसे कंप्लीट करते जाते हैं तेजी में। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, देखिए एक बात पहले समझिए, स्पेक्ट्रल या स्पेक्ट्रम ये सब का मतलब क्या होता है। कई बार आएगा, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, सारी कहानी वहीं से चालू हुआ था, है ना। तो स्पेक्ट्रम मतलब होता है एक रेंज, समझ पा रहे हैं, एक रेंज मतलब कहीं से कहीं तक शुरुआत। तो कई बॉडी में क्या होता है कि हीट जो है, हीट क्या है अपने आप में एक ईएम वेव है, ईएम वेव का क्वालिटी जो है ना उसका वेवलेंथ डिसाइड करता है। ये ईएम वेव को, जैसे आपकी स्टूडेंट का क्वालिटी कौन डिसाइड करेगा, वो कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहा है। कहने को जूनियर केजी का बच्चा जो स्कूल जा रहा है वो भी स्टूडेंट है, और आप भी स्टूडेंट है, और एमबीबीएस फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है वो भी स्टूडेंट ही है, पर तीनों एक है या अलग अलग है, आसमान जमीन का अंतर है। आप में और एमबीबीएस फाइनल ईयर के बच्चे में बहुत अंतर है, और आप में और जूनियर केजी के बच्चे में बहुत अंतर है, पर तीनों को एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि ऑल दीज आर स्टूडेंट। इसी तरीके से दुनिया में हजारों तरीके का वेव है, सब में एक कॉमन बात है, सब ईएम वेव है, लेकिन कौन क्या है इसको डिफाइन कौन करता है, आंसर उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी, बाद में बोलेंगे उसी को, समझ पा रहे हैं। तो ये तो मैं बता दिया कि एक हीट निकल रहा है कोई पार्टिकुलर, पर कई बार क्या होता है बॉडी से बहुत टाइप का, जैसे सन है, सन से कोई एक वेवलेंथ नहीं निकलता है, यूवी रेस भी निकलता है, गामा रे भी निकलता है, व्हाइट लाइट भी निकलता है, बहुत सारा निकलता है, तो उससे बहुत सारा रेडिएशन निकल रहा है, सबका अलग अलग वेवलेंथ है। तो हम बोले कि जब भी कोई बॉडी एक स्पेसिफिक रेंज का वेवलेंथ निकाले तब वहां पर हम लोग यूज करते हैं स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल मतलब एक पार्टिकुलर रेंज, किसी जितनी लाइट निकल रहा है उस सभी लाइट का या सभी हीट का जो वेवलेंथ है लैम्डा 1 से लेकर लैम्डा 2 तक है। लैम्डा होता है वेवलेंथ का सिंबल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जब भी किसी बॉडी से स्पेक्ट्रल का मतलब होता है एक पार्टिकुलर रेंज का निकलना, तो एक पार्टिकुलर रेंज का वेवलेंथ निकलता है। तो इस समय हम लोग कैसे निकालेंगे, तरीका वही होगा, कितनी हीट निकला पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। पर अब हीट तो एक निकल नहीं रहा, हीट एक नहीं निकल रहा, मतलब एक क्वालिटी का नहीं निकल रहा, अलग अलग क्वालिटी का निकल रहा है। तो हम सबसे मिनिमम वेवलेंथ का हीट ले लेंगे, और नीचे एक फैक्टर आ जाएगा वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ। वेरिएशन ऑफ वेवलेंथ क्या है, फाइनल वेवलेंथ माइनस इनिशियल वेवलेंथ। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से निकलता है स्पेक्ट्रल वेवलेंथ का इमिसिव पावर। ठीक है ना, लिख लीजिए इसको, वर्ड में भी लिख लीजिए। इट इज अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड, it is amount of heat emitted per second per unit area, per second per unit area, per second per unit area within a definite within a definite wavelength range, definite wavelength
रेंज, वेवलेंथ के डिफिनिट रेंज में करेगा, मतलब निकलेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लिखिए, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर, ऐसा बोल देते हैं। लाइट आ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक पार्टिकुलर रेंज का वेवलेंथ ये एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो ये एब्जॉर्ब किया, मान लो कुछ हीट एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कितना वेवलेंथ का हीट एब्जॉर्ब किया, डिपेंड कितना वेवलेंथ का आया। फिर समझो, आने वाला तो एक रेंज होगा पूरा, तो ये पूरा रेंज का ले लेंगे हीट, जितना भी रेंज का हीट हो, है ना, और ये ले लेंगे जितना रेंज का वो एब्जॉर्ब किया। जैसे मान लीजिए सन से लाइट आता है, ओजोन लेयर जो है अपना, वो सभी हीट को एब्जॉर्ब करता है क्या? नहीं, पर एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अल्ट्रावायलेट रेंज, उसको वहीं पे वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाकी को आने दे देता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरीके से तो वहां पर जब भी कोई एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक रेंज का बात होता है तो वहां पे स्पेक्ट्रल यूज करते हैं। बातें समझ पा रहे हैं? बाकी कोई नहीं, आपसे कोई एग्जाम में डायरेक्ट पूछा नहीं जाएगा, न्यूमेरिकल वगैरह है ही नहीं, बस एक नॉलेज होना चाहिए कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, ठीक है। एक बना लीजिए छोटा सा हेडिंग, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का नाम सुने हैं? ऐसी बॉडी जिसका रंग कैसा हो? ब्लैक। ये गलत है, ब्लैक बॉडी का रंग ब्लैक नहीं होता है। ब्लैक बॉडी का सबसे रियल एग्जांपल है सन, सन का कलर ब्लैक नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? तो ब्लैक बॉडी का मतलब है ऐसी बॉडी जो परफेक्ट एब्जॉर्बर हो और प्लस परफेक्ट रिफ्लेक्टर हो। समझ पा रहे हैं? यानी कि जो इमिशन भी करे परफेक्ट और एब्जॉर्ब भी करे परफेक्ट, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। तो लिखिए, इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमीटर। इट इज ए परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड परफेक्ट इमीटर। एक बात बहुत ध्यान समझिए, एक में कंफ्यूजन होगा, पूरे रेडिएशन में बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। एक वर्ड है एमिशन, एमिशन, एक वर्ड है रिफ्लेक्शन। पता नहीं दोनों अलग अलग बच्चे भी जानते, पर आपका मन दोनों को एक क्यों मानने लगेगा? थोड़ी दिन बाद देखिएगा आपका अंदर से दोनों लगे एक ही है। दोनों एक है या अलग है? अलग है। बात समझ पा रहे हैं? एमिशन का मतलब बॉडी से लाइट निकलना, और रिफ्लेक्ट का मतलब है बॉडी से लाइट निकलता है, पर दोनों का लाइट में अंतर है। रिफ्लेक्ट होता है कहीं से लाइट आया, अब ये निकलेगा, उसको रिफ्लेक्ट सिर्फ करेगा। ऑब्जर्वर को देखेगा तो ऑब्जर्वर को अभी लगे ये लाइट इसी से आ रहा है, पर ये लाइट इसका नहीं था, कहीं और से आया था, जस्ट टच करके निकल गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इमिशन का मतलब हुआ इसके अंदर से निकला। तो रिसीवर के लिए दोनों सेम नहीं है, दोनों बॉडी से ही आता हुआ दिखेगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर दोनों एक है या अलग है? अलग है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? जैसे अंधेरे में, मानो आप अंधेरा है, अभी रूम पूरा अंधेरा है, कहीं से एक गर्म लोहे का टुकड़ा ला के रखो तो वो कैसा आपको दिखेगा? रेड दिखेगा। वहां पर बॉडी, वो जो लाइट आपके आंखों में आ रहा है, वो रिफ्लेक्शन के कारण आ रहा है, इमिशन के कारण आ रहा है? एमिशन के कारण, उसके अंदर से निकल रहा है लाइट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? पर दिन में एक लोहे का टुकड़ा देखो तो वो कैसा आ रहा है? रिफ्लेक्शन से आ रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो रिफ्लेक्शन और एमिशन दो अलग चीजें हैं, पर पता नहीं बाद में आपको लगे दोनों एक ही लगने का कारण यही है कि दोनों केस में बॉडी से लाइट निकलता है, पर दोनों लाइट में अंतर है। इमिशन है टेम्परेचर बढ़ने के कारण बॉडी से लाइट निकलता है, और रिफ्लेक्शन है उसमें कहीं से लाइट आया, लाइट अभी मैं बोल रहा हूं हीट ही है, यहां से रिफ्लेक्ट करके गया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है। तो यहां पर ब्लैक बॉडी में रिफ्लेक्शन की बात नहीं हो रही, ब्लैक बॉडी में किसकी बात हो रही है? एमिशन की। तो ब्लैक बॉडी परफेक्ट एमिशन करता है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा एमिशन कौन करेगा? ब्लैक बॉडी। और दुनिया में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी कौन करेगा? ब्लैक बॉडी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए, सन। सन जो है वो ब्लैक बॉडी है, ठीक है। कोमा लिखिए, चारकोल।
चारकोल जो है उसको भी ब्लैक बॉडी मानते हैं, हालांकि 100% ब्लैक बॉडी नहीं है, 96%, 97% है ना। लैम्प ब्लैक जो होता है, गर्ल्स लोग जो आप लोग काजल लगाते हो, वो भी ब्लैक बॉडी है, वो भी परफेक्ट एब्जॉर्बर होता है ना। ठीक है, एक ना फेरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ब्लैक बॉडी घर में बना लिया था, तो उसको भी देख लीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में है ये डायग्राम। तो नेक्स्ट लिख लीजिए, फेरी ब्लैक बॉडी, फेरी साइंटिस्ट थे, फेरीज ब्लैक बॉडी। वो क्या किए, एक बॉडी लिए, उसमें छोटा सा होल किए और अंदर ब्लैक कलर से कलर कर दिए पूरा, ठीक। अब हुआ क्या, लाइट यहां से आया, ये मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया, थोड़ा बहुत बच्चा इधर रिफ्लेक्ट हुआ, यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, फिर यहाँ एब्जॉर्ब किया, थोड़ा बहुत बच्चा इधर गया, फिर यहाँ एब्जॉर्ब हो गया, फिर यहाँ एब्जॉर्ब हो गया। इसी तरीके से लाइट बाहर निकल ही नहीं पाया, जितना लाइट गया सारा का सारा लाइट अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इसको क्या बोल दिए, फेरी ब्लैक बॉडी। फेरी साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे बनाया गया। अब बुक में देखोगे अलग अलग डायग्राम दिखेगा, यहाँ पे कुछ बना हुआ दिखेगा। कुल मिलाकर कहानी बस इतना है कि कोई भी लाइट गया और अंदर ही रह गया, वो बाहर निकल ही नहीं पाया, तो वो हो गया ब्लैक बॉडी। लिखिए, इसमें लिखिए, it is a hollow metallic container, it is a hollow metallic container painted with black color, having a small hole, ठीक है, having a small hole। अच्छा, ये जो तीन हम लोग पढ़े थे कोफिशिएंट, रेडिएशन में मेन यही तीन कोफिशिएंट है। एटीआर, बताओ इसमें एटीआर क्या क्या होगा ब्लैक बॉडी, किसी ब्लैक बॉडी का एटीआर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितना, मैक्सिमम मतलब 1। समझ पाए ना। और जैसे A1 होगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, यही कंफ्यूजन होगा, यहाँ रिफ्लेक्शन 0 हुआ, एमिशन 0 नहीं हुआ। बात समझ पा रहे हैं? तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ब्लैक बॉडी, ये नहीं कि टॉर्च जला रहे हैं तो ब्लैक बॉडी साइन करके वापस देगा, ऐसा नहीं है। उसको अगर हीट करोगे तो उसके अंदर से एमिशन निकलेगा। जैसे सन को किसी ने हीट किया तो सन का एमिशन आ रहा है, सन किसी का लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, पता है ना। जैसे मून दिखता है, मून किस लाइट से दिखता है, सन की लाइट से, उसका खुद का लाइट नहीं है, पर सन का खुद का लाइट है स्टार का, उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है जिसके कारण लाइट निकल रहा है, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी परफेक्ट इमीटर होता है, उससे लाइट इमिट करता है, पर रिफ्लेक्टर नहीं होता, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो एनी ब्लैक बॉडी का A1 हो जाएगा, T0 हो जाएगा, R0 हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए लास्ट लिख लीजिए, इमिसिविटी। एक लास्ट चीजें हैं, इमिसिविटी। स्मॉल ई, ठीक है, ठीक। देखिए इमिसिविटी क्या होता है, हम जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इमिट कौन सा बॉडी करेगा, ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो हम कंपेयर करना चाहते हैं दुनिया के हर बॉडी को ब्लैक बॉडी से, कि ब्लैक बॉडी के कंपेयर में दूसरा बॉडी कितना इमिट करता है। तो उसके लिए हम लोग एक कोफिशिएंट बनाए, इमिसिविटी, स्मॉल ई से। ये क्या होता है, ये रेशियो होता है इमिसिव पावर का। ई है ना इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी, तो इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। जैसे मान लो मैं बोलो इस मार्कर का इमिसिविटी 0.7 है, इसका क्या मतलब हुआ, ब्लैक बॉडी जितना इमिसिव करता है उसका ये कितना करता है, 70%। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्लियर है ना। देखिए, इट इज ए रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ गिवन बॉडी, it is a ratio of emissive power of given body to emissive power of black body, to emissive power of black body, to emissive power of black body। कोई बोले कि इमिसिविटी ब्लैक बॉडी का कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, 1। कितना हो जाएगा, 1। गिवन बॉडी अगर ब्लैक बॉडी ले लोगे तो ऊपर नीचे 1 हो जाएगा। तो E का वैल्यू 1 होता है फॉर ब्लैक बॉडी।
तो ब्लैक बॉडी इज सच ए बॉडी जिसका ए और ई दोनों 1 होता है, यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर है, परफेक्ट इमीटर है। हो गया ना। चलिए अब लॉ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। रेडिएशन का जो लॉ है, बेसिक टर्म समझ गए। हेडिंग बनाइए, लॉज ऑफ रेडिएशन। लॉज ऑफ रेडिएशन, ठीक है। लॉज ऑफ रेडिएशन, प्रीवोस्ट, पहला प्रीवोस्ट का थ्योरी है। पहला लिखिए, प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ म्यूचुअल हीट एक्सचेंज। प्रीवोस्ट थ्योरी ऑफ म्यूचुअल हीट एक्सचेंज। म्यूचुअल हीट एक्सचेंज। अब आइए, जैसे हीट ट्रांसफर सीखे थे कंडक्शन में शुरुआत में, वहां पे हम लोग बोले थे कि एक होगा हाई टेम्परेचर, यानी इसको सिंपल भाषा में बोल सकते हैं हॉट, ठीक है। और एक होगा लो टेम्परेचर बॉडी, है ना, या बोल सकते हैं कोल्ड। अब हम लोग क्या सीखे थे कि हॉट बॉडी से यानी हाई टेम्परेचर बॉडी से हीट किधर जाता है, लो टेम्परेचर बॉडी में, ठीक है। तो पूरी दुनिया यही बोल रहा था, पर ये इंसान एक दिन सुबह सुबह जागे, सपने में इनको क्या आया, बोले ऐसा नहीं है, हर बॉडी हीट का ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो हीट ट्रांसफर सिर्फ हॉट से लो में नहीं होता, हर बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन निकाल रहा होता है। ये है थर्मल रेडिएशन। जैसे आप जो है अंधेरे में हैं, तब भी आपके बॉडी से एक समझ थर्मल इमेजिनेशन समझते हैं, थर्मल इमेज बन जाता है। जैसे मिलिट्री वगैरह यूज करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कैसे सैटेलाइट से जान लेते हैं कि आदमी कहाँ पे है। अब मानो आप घर के अंदर हो, यहाँ पे हैं, तो यहाँ पर हम लोग हैं, तो हमें वो सैटेलाइट से देख सकते हैं, या ऐसे भी देख सकते हैं दूरबीन वगैरह से। कैसे देख सकते हैं, हमारा रेडिएशन दिखेगा, हमारी बॉडी से क्या निकल रहा है, रेडिएशन, हीट निकल रहा है। समझ पा रहे हैं, उस हीट से वो पता कर लेते हैं यहाँ पे कोई बॉडी है जिसका हीट निकलता है। हर बॉडी का हीट अलग अलग निकलता है, क्योंकि हर बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है ना। जैसे लिविंग थिंग है उसका हीट अलग होगा, नॉन लिविंग थिंग है इसका हीट अलग होगा। पर ये भी अभी अपने बॉडी से हीट निकाल रहा है, मेरी भी बॉडी से हीट निकल रहा है, सारे कुछ से हीट निकल रहा है। हीट को बोलो रेडिएशन या इंफ्रारेड, है ना। इसको नाम, टेक्निकल नाम है इंफ्रारेड, जिसको हीट बोल रहे हैं, इसको ईएम वेव के समय इसी को बोलेंगे इंफ्रारेड वेव, ठीक है। तो समझिए प्रीवोस्ट ने क्या बोले देखो, कोई भी बॉडी हर टेम्परेचर पे अपना हीट एक्सचेंज करते रहता है, यानी अपने अंदर से रेडिएशन निकालता भी और आसपास का रेडिएशन एब्जॉर्ब भी करता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो फिर दिक्कत है कि हाई टेम्परेचर बॉडी धीरे धीरे ठंडा क्यों हो जाता है, और लो टेम्परेचर बॉडी धीरे धीरे गर्म क्यों हो जाता है। तो वो बोले कि अंतर ये है कि हाई टेम्परेचर बॉडी जो है वो ज्यादा हीट को लॉस करता है, यानी हीट को रिफ्लेक्ट ज्यादा, इमिट ज्यादा करता है, एब्जॉर्ब कम करता है। तो हाई टेम्परेचर बॉडी जो है ये मोर एमिट, समझ पा रहे हैं, और लेस एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्ब, जो हाई टेम्परेचर बॉडी वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है और एमिट ज्यादा कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ठंडा होते जाएगा, उसकी टेम्परेचर कम होते जाएगा। बात समझ पा रहे हैं। और जो लो टेम्परेचर बॉडी है वो क्या करता है, मोर एब्जॉर्ब और लेस एमिट। पर ये कहना गलत हो जाएगा कि लेस टेम्परेचर बॉडी अपने अंदर से हीट निकालता ही नहीं है। दुनिया का हर बॉडी एक्सेप्ट 0 डिग्री केल्विन बॉडी से टेम्परेचर निकलता है, मतलब हीट निकलता ही है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी पे थर्मल इमेजिनेशन कंसेप्ट चलता है, पूरी दुनिया इसको, अब तो सैटेलाइट वगैरह भी जो इमेज बनाते हैं इसी तरीके से बनाते हैं। टेररिस्ट बंकर के अंदर छिपा हुआ कैसे पता कर लेता है ना, तो बस थर्मल रेडिएशन से पता चलता है। इसीलिए अब जो निकला एंटी थर्मल सूट निकल गया, आर्मी वगैरह को मिलता है, वो ऐसा सूट होता है जिससे रेडिएशन फिर बाहर नहीं निकल पाता है। बात समझ पा रहे हैं? तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी नई नई आ गई, पर हमें अभी ये समझना है कि कोई भी बॉडी एक्सेप्ट 0 डिग्री टेम्परेचर, एक्सेप्ट 0 केल्विन, क्योंकि 0 केल्विन क्या है, एब्सोल्यूट 0, ये पॉसिबल ही नहीं है।
एब्सोल्यूट 0 केल्विन के अलावा किसी भी टेम्परेचर पे दुनिया का कोई भी बॉडी होगा तो उसके अंदर से हीट जरूर निकलेगा और वो अपने आसपास से हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर है ना? लिख लीजिए। देखिए, ऑल बॉडी कंटिन्यूअसली emit and absorb heat. All body continuously emit and absorb heat simultaneously. एक साथ करता है, ऐसा भी नहीं कि एक बार एब्जॉर्ब किया, सांस की तरह नहीं कि एक बार सांस लिया फिर एक बार सांस छोड़ा, ऐसा नहीं, साइमल्टेनियसली होता है। जिस इंस्टेंट पे इससे हीट निकल रहा होता है उसी इंस्टेंट पे इसमें हीट आ रहा होता है। समझ पा रहे हैं? साइमल्टेनियसली हीट को एब्जॉर्ब और एमिट करता है एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। एक्सेप्ट एट 0 केल्विन। सिर्फ ये काम 0 केल्विन पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 0 केल्विन पे? क्योंकि 0 केल्विन पे इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है किसी बॉडी का। एक एटम को 0 डिग्री पे रखो, उसकी इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा, ऑर्बिटिंग भी होना बंद हो जाएगा, एटम कोलैप्स कर जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? क्यों कोलैप्स कर जाएगा? उसके पास एनर्जी ही नहीं बचेगा कहीं से, इसीलिए पॉसिबल नहीं है। 0 केल्विन पॉसिबल है क्या? नहीं, 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये हो गया इसका। और ये डायग्राम में ये बातें लिख लीजिए। हाई टेम्परेचर जो है वो ज्यादा एमिट करेगा, लो लेस करेगा, ये सारी चीज। अच्छा देखो, मान लो कि आप ना अभी बाहर में धूप उगा हुआ है, मान लो धूप है, अब धूप से आए, चल कर आए और रूम के अंदर आए, रूम में एसी चल रहा था, तो आपको बहुत ही ठंडा महसूस हुआ, कूल महसूस हुआ। इसके पीछे का क्या रीजन है? आप जब रूम में आए तो आपका बॉडी कैसा है, हॉट या कूल? हॉट। और रूम चारों तरफ क्या है, कोल्ड। तो आप हो गए हाई टेम्परेचर बॉडी और पूरा रूम सराउंडिंग क्या हो गया, लो टेम्परेचर। तो आप अपने बॉडी से ज्यादा एमिट करेंगे, आपके बॉडी से ज्यादा हीट निकलेगा। बात समझ पा रहे हैं? और आपकी बॉडी में हीट आएगा भी, पर बहुत कम आएगा। तो ओवरऑल आपकी बॉडी से हीट निकल आता है, आप हीट को लॉस कर रहे हैं, इसीलिए आपको लग रहा है ठंड या आपको लग रहा है कोल्ड। समझ पा रहे हैं? और आसपास कहीं आपका टेम्परेचर जब कम है और आसपास की टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको कैसा लगता है, गर्मी। समझ पा रहे हैं? क्यों गर्मी? क्योंकि आपके अंदर हीट जा रहा होता है ज्यादा। समझ पा रहे हैं? तो आप हीट को गेन कर रहे होते हैं। तो जब भी गर्मी लगे उसका मतलब क्या, आप हीट को क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, ओवरऑल हीट को गेन कर रहे हैं। और जब हीट को लॉस करते हैं तो आपको क्या लगता है, ठंड। इसलिए विंटर में क्या लगता है, ठंड, क्योंकि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम। तो आपकी बॉडी से हीट निकलने लगता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसी हीट को प्रिवेंट कर दे तो ठंड लगना बंद हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी से हीट नहीं निकले तो कितना भी बाहर का टेम्परेचर कम हो आपको ठंड नहीं लगेगा। और यही प्रिंसिपल पे काम करता है आपका जो भी स्वेटर वगैरह है, आपका जैकेट है, वो क्या हीट जनरेट करता है क्या? आप जो स्वेटर पहन लेते हो या साल ओढ़ लेते हो, आपको ठंड लगना बंद हो जाता है क्या? उसके अंदर कुछ आग वाग लगा हुआ रहता है क्या? नहीं ना। फिर आपको कैसे हीट ठंड लगना बंद हो जाता है? आंसर है वो इंसुलेटर होता है। बस वो आपका जो भी कपड़ा है वो क्या है, ये कपड़ा नहीं, ठंड वाला कपड़ा, वो क्या है, इंसुलेटर है। तो जैसे जैकेट पहने तो वो आपकी बॉडी का हीट बाहर ही जाने नहीं देगा, इंसुलेट कर देगा। तो बॉडी हीट को लूज ही नहीं किया तो बॉडी को ठंड नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे हैं? ना बाहर से बॉडी का टेम्परेचर अंदर जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। फर्स्ट लॉ पे थ्योरी था। आ जाइए सेकेंड लॉ, हेडिंग बनाइए क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो दूसरा बना दिए क्रिचॉफ्स लॉ। क्रिचॉफ्स लॉ, क्रिचॉफ्स लॉ कुछ भी नहीं बोलता है, बोलता है इमिसिव पावर जो होता है स्पेक्ट्रल और एब्जॉर्प्शन इमिसिव पावर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही है उसका। यहीं से आया है कि जो परफेक्ट एब्जॉर्बर है वो परफेक्ट एमिटर भी होगा, यहीं से वो बात निकल कर आया है। समझ पा रहे हैं? दोनों का रेशियो निकालोगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस कांस्टेंट को बोलते हैं इमिसिविटी, स्पेक्ट्रल इमिसिविटी। ये जो कांस्टेंट है इसका नाम है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर।
ऑफ ब्लैक बॉडी, ठीक है। देखिए इसका कंक्लूजन लिख लीजिए जरा, इसको लिखने के बाद इसका कंक्लूजन लिख लेंगे। इसका कंक्लूजन में लिख लीजिए वही, देखो जो जितना ज्यादा इमिट करेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो लिखिए परफेक्ट, या ऐसा परफेक्ट मत लिखो, गुड लिखो, ऐसा लिखिए गुड एब्जॉर्बर आर ऑल्सो गुड एमिटर। गुड एब्जॉर्बर आर ऑल्सो गुड एमिटर, ठीक है ना। जो भी गुड एब्जॉर्बर है वही गुड एमिटर होता है। और गुड एब्जॉर्बर कौन है जी? कलर में, इस क्वेश्चन कई बार कलर वाला क्वेश्चन आएगा। सारा कलर में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करता है आपको पता है ना? ब्लैक। कौन करता है? बात समझ पा रहे हैं? तो एमिट भी सबसे ज्यादा कौन करेगा? ब्लैक। तो कभी भी कुछ भी क्वेश्चन आए उसमें कलर वलर दिखना तो आप ब्लैक आंसर मार देना। कुछ नहीं समझ में आए तो ब्लैक सही आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? गुड, क्योंकि ब्लैक गुड एब्जॉर्बर भी होगा, गुड एमिटर भी होगा, है ना। व्हाइट जो है गुड रिफ्लेक्टर है। बहुत बच्चे को लगता है जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना गर्मी में व्हाइट कपड़ा पहनना चाहिए, वो इसलिए कि सन के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। समझ पा रहे हैं? वहां पे इमिशन का कंसेप्ट नहीं है, ठीक है ना। तो कभी भी कोई भी कलर का क्वेश्चन आए, कलर दिखे तो ऑप्शन क्या देंगे? ब्लैक, ठीक है। आ जाइए इसके बाद देखो स्टीफेंस लॉ, न्यूटन्स कूलिंग, 2 लॉ अब खत्म है ना, 2 हो गया, 5 था। थर्ड नंबर स्टीफेंस लॉ डिलीटेड है, चौथा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिलीटेड है। अब छोटी छोटी चीजें जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। छोटी छोटी चीजें जो आपका है उसे हम लोग डिलीट कर लेते हैं। अच्छा, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कर लोगे क्या? ठीक है, तो 5वां लिखिए, तीसरा स्टीफेंस, चौथा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग डिलीटेड, 5वां यानी कि आपके लिए नेक्स्ट तीसरा ही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लॉ जो है ये भी आपका डिलीटेड है, मतलब न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, क्वांटिटेटिव आइडिया है, बस थ्योरेटिकल इसके बारे में जान लीजिए, ठीक है। तो विंग्स के नाम से जानते हैं, हालांकि काम किए थे ल्यूमर। मैं पहले नाम साइंटिस्ट का लिखता हूं, ल्यूमर एंड पेरिज्म, जो भी नाम बोलिए, ये काम किए थे। क्या काम है इनका? ध्यान से देखिए, ये क्या किए? ब्लैक बॉडी का स्टडी किए, ठीक है। और उन्होंने क्या देखा कि ब्लैक बॉडी का जो एनर्जी होता है ना वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। ये एनर्जी है और ये वेवलेंथ है, लैम्डा, ठीक है। तो हर वेवलेंथ का एनर्जी अलग अलग होता है। तो एक ऐसी वेवलेंथ जिसका एनर्जी ज्यादा हो, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि वेवलेंथ बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, देखो शुरू में एनर्जी बढ़ रहा है वेवलेंथ के साथ, फिर एनर्जी कम हो रहा है। एक वेवलेंथ ऐसा होता है, इसको लैम्डा एम बोलेंगे, जिसका एनर्जी मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब ये हर टेम्परेचर पे ये अलग अलग ग्राफ होता है, ठीक है। तो ये जो है ये यही बताए थे। अच्छा, विंग्स इस बात को बताए थे, पहले हम लोग लिख लेंगे इसको, डायग्राम बनाइए। इसी का एक पार्ट है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। चलिए लिख लीजिए, इसमें कंक्लूजन में लिखते जाइए। पहला पॉइंट लिखिए, एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि ये साइंटिस्ट का नाम कोशिश करना याद रखने का, फिजिक्स में इकलौता टॉपिक है जहां पे साइंटिस्ट का नाम पूछा गया है। ये सब बायोलॉजी वाले का लक्षण है, कुछ भी पूछ लेते हैं, फिजिक्स में नहीं पूछा जाता है, पर यहाँ पूछा है, आप देखोगे जेईई मेंस में, नीट ने नहीं पूछा है ना। तो इस साइंटिस्ट का नाम कोशिश कीजिए, 1-2 बार देख लीजिए, याद हो जाएगा। चलिए कंक्लूजन में पहला लिखिए, एनर्जी ऑफ ब्लैक बॉडी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ब्लैक बॉडी का एनर्जी जो होता है नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी, मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी इज, बहुत ध्यान से देखना, हालांकि अभी स्टीफेंस लॉ नहीं पढ़े तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। स्टीफेंस लॉ बोलता है
मैक्सिमम एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और लेमर बोलते हैं 5th पावर। न्यूमेरिकल यहां से नहीं बनता, ये सिर्फ प्रैक्टिकल है, तो ये एक प्रैक्टिकल रिजल्ट। पर अब अपनी सिलेबस में बस यही बचा है, तो कंफ्यूज मत बोलना। कहीं बुक में आपको लिखा मिलेगा टी की पावर 4, तो आप कंफ्यूज मत होना, सर अलग लिखा है वो अलग, वो लॉ अलग है, वो स्टीफेंस लॉ है। स्टीफेंस ने टी की पावर 4 ही बताए हैं, और ये लैब में जब प्रैक्टिकल किया गया तो ई मैक्स जो है ब्लैक बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर की पावर 5। ये सब एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट का मतलब केल्विन यूनिट में, ठीक है ना। अब ऐसा हुआ क्यों, ये इनको समझ में नहीं आया, तो ल्यूमर और प्रिज्म जो है यहाँ पे उनका कहानी खत्म है। अब दो साइंटिस्ट और एक्टर होते हैं, एक मैक्स प्लैंक, और मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी देते हैं, वहां से ये चीजें एक्सप्लेन हो पाता है। हमें उसका कंसेप्ट नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ एक लाइन जानना है कि इस चीज को ऑब्जर्व तो ये किए थे, पर मैथमेटिकल इक्वेशन प्रूव किए इसको मैक्स प्लैंक। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मैथमेटिकली एक्सप्लेन of this theory was mathematical explanation of this theory was given by Planck, given by Planck, given by Planck। given by Planck। अच्छा, इसका सब हेडिंग एक बनाइए, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखो विंग्स ने क्या किए थे, इसी में थोड़ा और काम किए, तो एक टेम्परेचर ये है, फिर से ये एक और काम किए, जैसे T1 है, ये मान लो T2 है। वो क्या देखे कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, ये लैम्डा मैक्स की वैल्यू कम होने लग जाता है। ये लैम्डा मैक्स 1 है, ये लैम्डा मैक्स 2 है। देखो ये T2 ग्रेटर है T1, ध्यान समझो। मान लो ये एक्सिस पर लैम्डा है ना, तो कौन ज्यादा है, लैम्डा 1 या लैम्डा 2? लैम्डा 1 ये ज्यादा है, पर टेम्परेचर लैम्डा 1 कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं बॉडी का, उसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी रहता है वो वैल्यू घटने लग जाता है। तो यहां से ये दिए कि लैम्डा मैक्सिमम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/T के, यही है विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है, लैम्डा एम क्या है? कई बच्चे बोलते हैं मैक्सिमम वेवलेंथ। क्या ये मैक्सिमम वेवलेंथ है? जाइए ग्राफ देखो, कोई एक ग्राफ पकड़ो, ये ग्राफ, क्या ये ग्राफ का मैक्सिमम वेवलेंथ ये है या मैक्सिमम वेवलेंथ ये है? जी मैक्सिमम ये है ना, ये मैक्सिमम तो रही है, ये है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। यह कंफ्यूजन नहीं करेंगे, ये लैम्डा एम है वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। तो आंख मूंदकर कोई बोले कि किसी चीज की वेवलेंथ ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, उसकी टेम्परेचर लो। किसी चीज की वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी टेम्परेचर कम है। समझ पा रहे हैं? तो नीट ने शानदार क्वेश्चन पूछा है कि हम आसमान में देखते हैं अलग अलग कलर, अलग अलग कलर, कलर कौन डिसाइड करता है? वेवलेंथ, है ना। कलर क्रोम, क्रोम वर्ड यहीं से आया, वेवलेंथ से ही। कोई चीज का जो कलर होता है कौन डिसाइड करता है? वेवलेंथ। समझ पा रहे हैं? तो किसी चीज की कलर देखकर हम उसकी टेम्परेचर बता सकते हैं, इसी को रेड शिफ्ट, येलो शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट ऐसा बोलते हैं। तो किसी की कलर देखकर हम टेम्परेचर का अंदाजा लगा सकते हैं, उसकी टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, किस लॉ के अकॉर्डिंग? विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। आया हुआ क्वेश्चन अपनी एग्जाम में। समझ पा रहे हैं? तो यहीं से ये चीजें आता है कि किसी की, क्योंकि देखो वेवलेंथ ज्यादा है तो टेम्परेचर कम होगा, यही सारा है चीजें, है ना। ठीक है, मैं ग्राफ मिटा रहा हूं। फिर आइए इस चीज को हम लोग और आगे लेकर चले जाते हैं। हो गया ना? हाँ, तो देखिए
ये जो है लैम्डा मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, इसको इधर लेके आ जाइए। इस पे न्यूमेरिकल पहले बनता था, अब न्यूमेरिकल नहीं बनता है, फिर भी फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। ये कांस्टेंट हो जाएगा और इस सी का वैल्यू होता है, इसको बोलते हैं विंग्स कांस्टेंट 3 इंटू 10 की पावर -3, 3 इंटू 10 की पावर -3 मीटर केल्विन। ठीक है, और देखिए फ्रीक्वेंसी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। यहीं से एक और रिजल्ट आता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कभी भी टेम्परेचर और फ्रीक्वेंसी का अगर आप पूछे तो ऐसा बन जाएगा, है ना, और कभी टेम्परेचर और वेवलेंथ का अगर आप पूछे तो ये ऐसा बनेगा। और याद रखिए ये ऐसा क्यों आया, तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि लैम्डा और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा ये बोलो आया कैसे, तो जरा ध्यान समझिए, देखो यहां से ध्यान समझो। स्पीड या वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, समझ पा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेवलेंथ ही होता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, और टाइम हो गया, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, समझ पा रहे हैं मेरी बात। और लाइट या रेडिएशन का ये c लेते हैं, स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट ले लेते हैं, तो c इक्वल टू लैम्डा इंटू, मतलब लैम्डा इंटू एफ, लैम्डा इंटू एफ। तो यहां से देखोगे ये तो कांस्टेंट है, ये फिक्स है, कांस्टेंट फिक्स। तो जो प्रोडक्ट है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का वो कांस्टेंट होता है, यानी कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चूंकि वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये ग्राफ भी आया एग्जाम में, ये ग्राफ भी आया है। ठीक, देखिए कलर वाला समझिए, कलर का क्वेश्चन कैसे बनता है। जैसे अपनी कलर जो है विबग्योर है ना, यही 7 कलर है। तो विबग्योर जो है इसमें बताइए वायलेट से रेड की तरफ जब आप जाएंगे तो वेवलेंथ बढ़ता है या घटता है, सब ज्यादा वेवलेंथ किसका, रेड का, समझ पा रहे हैं। यानी वेवलेंथ क्या होता है जी, बढ़ता है। यानी कि जैसे वायलेट से रेड की तरफ जा रहे हैं टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कम। कहीं पे कोई दिक्कत। अब आप ना मानो आसमान में देख रहे हैं, आपको 3 स्टार दिखा, 3 स्टार दिखा, ठीक है। एक स्टार दिखा ब्लू कलर का, एक स्टार दिख रहा है ग्रीन कलर का, एक स्टार दिख रहा है रेड कलर का। आप बोलोगे मुझे तो सिर्फ व्हाइट ही दिखता है, आपकी आंखों में दोष है ना, वो जो एस्ट्रोनॉमर होता है उनको दिखता है सभी कलर। तो बोलेगा कि ये 3 स्टार दिखा अलग अलग कलर का, क्वेश्चन आया अपने एग्जाम में, बताओ सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस स्टार का होगा, सबसे लो टेम्परेचर किस स्टार का होगा। सबसे लो टेम्परेचर किसका होगा, रेड का, और सबसे हाई ब्लू का, समझ पा रहे ना। तो यहाँ पे टेम्परेचर जो है ब्लू का सबसे ज्यादा होगा, फिर ग्रीन का, और सबसे कम हो जाएगा रेड का। क्यों, क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा है रेड का, है ना, फिर है ग्रीन का, और सबसे कम वेवलेंथ है ब्लू का, ठीक है। तो कभी भी बोले ये कलर वलर डिसाइड किस लॉ के अकॉर्डिंग हुआ है, तो आंसर क्या होगा, विंग्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, उसी के अकॉर्डिंग ये सब चेंज वेंज होता है, ठीक है। ठीक है, एक हेडिंग बनाइए सोलर कांस्टेंट, हेडिंग बनाइए सोलर कांस्टेंट, एस से इंडिकेट करेंगे। हेडिंग क्या बना रहे हैं, सोलर कांस्टेंट एस, ठीक है। हेडिंग बनाइए सोलर कांस्टेंट, ठीक है, सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट। रुक जाओ, रेडियस ऑफ सन
टेम्परेचर ऑफ सन, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। लिखिए जरा, लिखिए। देखिए, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी, सोलर कांस्टेंट में लिखिए, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ, इट इज ए अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय अर्थ from sun per second when earth is at unit orbital area, earth is at unit orbital area, ठीक है, यूनिट ऑर्बिटल एरिया, ठीक है। ये देखिए फॉर्मूला ये होता है सिग्मा, ये सिग्मा क्या है, सिग्मा हम लोग स्किप कर दिए, क्या था, स्टीफेंस कांस्टेंट, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, समझ पा रहे हैं, स्टीफेन के लॉ में था सिग्मा, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा, ये सिग्मा है, आर एस है रेडियस ऑफ सन, इसका स्क्वायर बाय डी, डी है डिस्टेंस अर्थ और सन का, समझ पा रहे हैं, ये किसी भी प्लानेट के लिए निकल सकता है, उस प्लानेट का हो जाएगा, और इंटू टीएस, टीएस क्या है, सन का सरफेस है, इसकी पावर 4, ठीक है। अब अर्थ के लिए जो वैल्यू पूछा मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखा दे रहा हूं, अर्थ का जो होता है मैं डायरेक्ट यहां पे वैल्यू लिख दे रहा हूं, एस जो अर्थ का है, अर्थ का सोलर कांस्टेंट जो है ये 2 कैलोरी का वैल्यू छोड़ दो, यहां पे आ जाओ, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू नोट कर लीजिए। तो अर्थ का ये होता है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या, ध्यान से, सिंपल सा मतलब है, अर्थ का यूनिट एरिया यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया अर्थ का कितनी सन का एनर्जी रिसीव करता है, ठीक है। तो 1.4 किलोवाट एनर्जी रिसीव करता है, देख रहा है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, समझ पा रहे ना, इसका सिंपल सा मतलब एक ही है, ठीक है ना। अगर कभी बोल दे कि टोटल बताओ, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिसीव करता है, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ फ्रॉम सन पर सेकेंड। देखिए टोटल एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी, देखो ध्यान समझिए, एस जो है, एस जो है सोलर कांस्टेंट, वो कितना एनर्जी है, जितना यूनिट एरिया रिसीव करता है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो टोटल एरिया अर्थ का कितना रिसीव करेगा, तो क्या करेंगे, उसको एरिया ऑफ अर्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, पर कितना लेंगे एरिया अर्थ का, बताओ जल्दी। अर्थ का शेप कैसा है, स्फेरिकल, तो क्या 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे, आंसर है नहीं, यहाँ पे गलती होगा, क्यों, सन के सामने जो अर्थ का एक्सपोजर होता है, पूरा अर्थ नहीं ना एक्सपोज होता है, सन यहाँ उसके सामने छोटा सा एरिया एक्सपोज होता है, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, वो एरिया कैसा होता है, सर्कुलर, समझ पा रहे हैं। यहाँ जो एरिया लेंगे अर्थ का, सर्कुलर एरिया लेंगे, यानी पाई आर स्क्वायर, आर ऑफ अर्थ, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं। लो, इस बात को समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है कि एरिया पाई आर स्क्वायर क्यों लिए, क्योंकि देखो अर्थ है स्फीयर जरूर, पर सन के सामने सन का लाइट पूरा स्फीयर पे एक साथ नहीं पहुंचता है ना जी, वो सीधा एक सर्कुलर एरिया पे ही पहुंच पाता है, इसलिए वो लेते हैं पाई आर स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, आर होता है अर्थ का, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग आज की क्लास को खत्म करते हैं। ये मैंने वही डायग्राम दिखाया, सन है, डी डिस्टेंस पे अर्थ है, तो वहां से कितना एनर्जी हर सेकेंड उसको मिलता है।